आजकल एमएसएमई पेमेंट रूल 45 डेज और 15 डेज को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन मार्केट में चल रहा है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने में फिर से आ गया हूँ। पहले मैं कायदे की बात करूंगा, फिर मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो बात करते हैं सीधे टॉपिक पर। बजट 2023 में, यहाँ पर 2024 नहीं बोला हूँ, 2003 में स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, यानी कि प्रगति के लिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन डाला 43B(H), यानी कि यहाँ पर H सेक्शन ही डाला है, सब क्लोथ H डाला है। इस सेक्शन में यानी कि 43B में A से लेके G क्लोथ पहले से ही थे और सब क्लोथ H डाला और लिखा कि अगर आपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन टाइम यहाँ पर रहेगा एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के हिसाब, यानी कि आपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को सर्टेन टाइम के बाद पेमेंट किया, तो आपने जो पेमेंट जिस एक्सपेंस या परचेज के लिए आपने किया था, वो परचेज और एक्सपेंस का डिडक्शन आपको आपने जिस साल में किया उसी साल में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने सेल किया बी को 25 मार्च 2024 को और यहाँ पर कोई पेमेंट की बात नहीं हुई है, और बी है उसने परचेज किया ए से। अगर बी को फाइनेंशियल ईयर 25 मार्च 2024 को परचेज किया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हुआ 2023-24, तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उसको डिडक्शन चाहिए तो उसको 15 दिन में पेमेंट करना होगा, यानी कि 25 मार्च से लेके 10 अप्रैल 2024 तक उसको पेमेंट कर देना होगा। अगर उसके बाद पेमेंट किया, यानी कि 15 दिन हो गए उसके बाद पेमेंट किया, तो उसको डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मिलेगा। तो ये सेक्शन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, एग्जैक्ट सेक्शन नहीं था, एक्सप्लेनेशन था। अब हम सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं। हम यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइज किसको कहेंगे, तो इनकम टैक्स के सेक्शन में लिखा कि माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन आप एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में जाके देखिए। तो एज पर सेक्शन 2(H) माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब होता है कि जिस एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो एंटरप्राइज को हम माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे। दूसरा कंफ्यूजन है स्मॉल एंटरप्राइज किसको कहेंगे, तो एज पर सेक्शन 2(H) ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 स्मॉल एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ब्रेक हुई तो आप अगले स्तर में चले जाएंगे, तो आपको एमएसएमई रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो भी पेमेंट करेगा वो एमएसएमई का रूल फॉलो नहीं करेगा। अब तीसरा कंफ्यूजन ये आता है कि सर्टेन टाइम लिमिट जो डेफिनेशन में दिया है, जो सेक्शन में दिया है, उसका मतलब क्या होता है, आपको कितने टाइम में पेमेंट करना होता है। अगर बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट का टाइम, लेकिन ये एग्रीमेंट का टाइम 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप बायर और सेलर के बीच में 60 दिन का एग्रीमेंट है, 60 दिन का एग्रीमेंट है, तो उसको मैक्सिमम 45 डेज तक ही वो पेमेंट होल्ड कर सकते हैं, 45 डेज में पेमेंट करना ही होगा। और अगर बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है तो मैक्सिमम दिन रहेंगे 15, यहाँ पर 15 डेज में सेलर को पेमेंट करना ही होगा। और फोर्थ कंफ्यूजन है कि क्या उद्यम रजिस्टर या अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी ये रूल्स एप्लीकेबल होगा, तो हाँ, यस, क्योंकि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि उद्यम रजिस्टर हो तो ही उसको हम माइक्रो मानेंगे, तो ही हम उसको स्मॉल मानेंगे। रजिस्टर हो या अनरजिस्टर्ड, वो माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, इसलिए यहाँ पर उद्यम रजिस्टर हो या अनरजिस्टर्ड सबको पेमेंट करते टाइम ये रूल्स फॉलो करना है। फिफ्थ कंफ्यूजन ये है कि क्या ट्रेडर को भी ये रूल्स एप्लीकेबल है। यस, ट्रेडर्स को भी रूल्स एप्लीकेबल है, क्योंकि ट्रेडर्स भी एमएसएमई में इंक्लूड होते हैं। पहले सर्विस प्रोवाइडर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड होते थे, बाद में ट्रेडर्स को भी इंक्लूड किया है, तो एमएसएमई के रूल्स उसको भी लागू पड़ेंगे, यानी कि ट्रेडर्स को आप पेमेंट करेंगे
वो माइक्रो और स्मॉल में इंक्लूड होता है, फॉल होता है, तो उसको भी आपको 45 डेज या 15 डेज में पेमेंट करना होगा। 6 कंफ्यूजन ये आता है कि डिसअलाउंस कितना होगा। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि डिसअलाउंस अमाउंट यहाँ पर 2 अमाउंट होती है पेमेंट में, टैक्सेबल अमाउंट की और जीएसटी की। तो आपने जितना अमाउंट पीएनएल में बुक किया उतना अमाउंट डिसअलाउड होगा, दैट्स इट। और 7वां कंफ्यूजन ये है कि क्या मैं अगर मुझे पेमेंट करना है और मैं 44 एडी में रिटर्न भर रहा हूँ तो क्या मुझे एमएसएमई के 45 डेज और 15 डेज के रूल को फॉलो करना है? अगर उसका आंसर है अगर आप 45 डेज और 15 डेज का रूल 44 एडी में रिटर्न भरते हो तब भी आप फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो बहुत बड़ी बात है। वरना आप अगर 44 एडी सेक्शन है इनकम टैक्स का, उसका स्ट्रिक्ट वर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 44 एडी प्रीवेल ओवर 43 बी एच, यानी कि अगर आप 44 एडी में रिटर्न भरते हो तो आपको पेमेंट्स के रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ये वीडियो टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स प्रोफेशनल या सीए देख रहे हैं तो उसको मुझे कहना है कि आप आपके किसी भी क्लाइंट का रिटर्न भरो 44 एडी में, तो बस इतना ध्यान रखें कि क्रेडिटर का फिगर सही से डालो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।